सेशन नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी हमने लास्ट सेशन जब हम कर रहे थे, दैट इज सेशन नंबर 3, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जहाँ पे क्या था, जो थॉमसन थे उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव स्फीयर की शेप में रहता है। वो जो पॉजिटिव स्फीयर होता है, जो स्फीयर होता है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे अरेंज रहता है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसमें एम्बेडेड रहता है। तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल। बट जो रदरफोर्ड थे उन्होंने इस मॉडल को एक बेटर वे में हमारे आगे पेश किया, और वो क्या था, कैसे उन्होंने अरेंजमेंट दिखाया, वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So the first thing is that what is Rutherford's model of an atom? Actually, Rutherford bombarded thin sheet of gold soil with fast-moving alpha particles. These are doubly charged helium ions having mass 4 unit. क्या था? Rutherford ने अपने मॉडल का स्टार्ट कैसे किया, उसको फॉर्म करना। उन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ली गोल्ड की। गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों ली? उन्होंने इसलिए ली क्योंकि गोल्ड है वो काफी ज्यादा डक्टेबल और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स में होती है। जो गोल्ड है उसे हम क्या कर सकते हैं, थिन से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम थिनेस्ट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही थिन शीट ली उन्होंने गोल्ड की। उन्होंने किसी मेटल की जगह, किसी और मेटल की जगह गोल्ड को चूज किया, क्योंकि गोल्ड को सबसे हाईली डक्टेबल एंड मैलिएबल सब्सटेंस माना जाता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। और गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। अब ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, ये डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, दैट इज हीलियम आयंस थे जो डबली चार्ज थे, और उनका मास क्या था, 4 यूनिट। क्लियर? तो क्या करा उन्होंने, जो थिन गोल्ड शीट ली उस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, क्लियर, जिनका मास कितना था, 4 यूनिट। सो रदरफोर्ड bombarded thin sheets of wild foil gold foil with fast moving alpha particles, clear? इसके बाद उन्होंने क्या किया कि selected a gold foil because he wanted a layer as thin as possible, as I told you। उन्होंने किसी और मेटल को लेके गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है उसे हम थिन से थिन बना सकते हैं। उन्हें वही चाहिए था कि एक थिन से थिन लेयर चाहिए थी, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल वहां पे यूज की। थिन गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थे। जो थिन गोल्ड फॉइल थी उसमें भी अराउंड 1000 एटम्स प्रेजेंट हो सकते थे। अब जो रदरफोर्ड थे, जब उन्होंने बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की, तो उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिली? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी दैट मोस्ट ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स, मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रेट गोल्ड फॉइल के थ्रू पास आउट हो गए। क्लियर? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, जो फॉइल है वहां से वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ छोटे छोटे एंगल्स से। क्लियर? अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, और बहुत ही मिनिमल, बहुत ही माइनर केसेस में, दैट इज वी कैन से 1 in thousands, ऐसे जो अल्फा पार्टिकल्स थे, काफी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, रीबाउंड हो गए, दैट इज 180 डिग्री के एंगल से वो वापस हो गए। तो 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी। फर्स्ट, दैट मोस्ट ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। एंड थर्ड, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, दैट इज 180 डिग्री से वो वापस हो गए। बट ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी, उनसे वो क्या पता लगा पाएंगे? ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी, उनका क्या वो यूज अपने मॉडल में करने वाले थे, अभी हमें ये समझने की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है। यदि हम स्कैटरिंग देखें अल्फा पार्टिकल की बाय गोल्ड फॉइल, तो ये गोल्ड फॉइल है जिसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, ये गोल्ड एटम्स हो गए। क्लियर? तो आप देख रहे हो अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट करी तो ज्यादातर पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं। देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। अ वेरी फ्यू, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? और कुछ पार्टिकल्स, दैट इज 1 in, आई टोल्ड यू ना, 1 in 1200 अप्रोक्स, तो क्या होता है, वो रिबाउंड होके वापस आ गया। जैसे आप ये वाला देख सकते हो, वो पास आउट हुआ, वहीं से वो लौट के 180 डिग्री से वापस आ गया। तो ये जो स्कैटरिंग थी, ये क्या शो करती है, इससे क्या क्या हमें पता पड़ता है, ये ऑब्जर्वेशन सभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 ऑब्जर्वेशन करी थी,
कि कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे थे गोल्ड एटम से, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो माइनर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे थे, दैट इज 180 डिग्री के एंगल से वो रिबाउंड हो जाते थे। अब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। क्या पता पड़ा रदरफोर्ड को कि ज्यादातर जो स्पेस है जो हमारे एटम है उसके बीच में ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। अब क्यों एम्प्टी है, क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने उससे पास आउट कराए वो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। इसका मीनिंग तो यही है ना, वहां पे उनका किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ, किसी पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल के साथ वो क्लोज में नहीं आए, उनके कांटेक्ट में नहीं आए, तभी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए और तभी वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू स्ट्रेट जा रहे हैं। बट द थिंग इज, इसी से उन्हें क्लियर हुआ दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से पास आउट हो गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के। Also, some particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, दैट इज कुछ एंगल्स बना के 20, 30, 40 ऐसे एंगल्स बना के वो डिफ्लेक्शन हो रहा था उनमें। अब वो डिफ्लेक्शन ने क्या शो करा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो क्या है, काफी लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर, दैट इज जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ही कम स्पेस में प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो दो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्लियर हुआ, जब पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर रहे थे तो इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसका ज्यादातर स्पेस क्या है, वेकेंट है, एम्प्टी है। और सेकंड, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ स्मॉल एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनसे हमें इंडिकेशन मिला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी लिटिल स्पेस में रहता है। एंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। एज आई टोल्ड यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत छोटा स्मॉल फ्रैक्शन कह सकते हैं हम, जो अल्फा पार्टिकल्स का है वो क्या था, 180 डिग्री से वापस चला जाता है, रिबाउंड हो जाता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। जिससे हमें क्या पता पड़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी हमारा मास है एटम का, वो क्या है, एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम में एटम के अंदर रखा हुआ है। दैट इज कोई एक न्यूक्लियस है, उन्होंने यहाँ से उसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी कि एटम है जिसके बीच में सेंटर पे कुछ कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज जो मास है एटम का वो वहीं पे प्लेस्ड है। क्लियर, तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी, दैट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ alpha particle were deflected by 180 degree, indicated that all the positive charge and mass of atom were concentrated in a very small ratio, we can say very small volume within the atom। अब ये तीन ऑब्जर्वेशन से उन्हें तीन चीजें देखने को मिली। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom having the following features। उन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन करे जिनसे उन्हें तीन चीजों के बारे में पता पड़ा और उन्हीं तीनों के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अपना जो मॉडल था उसे आगे बढ़ाया। There is a positively charged highly dense center in the atom called the nucleus। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज और हाईली डेंस सेंटर होता है एटम का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। Nearly whole the mass of atom resides in the nucleus। लगभग पूरा जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उनका ही मास जो होता है वो जो हमारा एटम है उसके मास को डिसाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर, तो समझ में आया कि क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्या फर्स्ट थ्योरी दी उन्होंने, that there is a positively charged highly dense center in the atom called the nucleus and nearly whole the mass of atom resides in the nucleus। Clear? Also the electrons revolve around the nucleus in a well defined orbits। उन्होंने ये बात भी बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट ऑर्बिट्स में। क्लियर, ऑल्सो उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला, that the size of nucleus is very small as compared to the size of the atom। जो एटम का साइज होता है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है उसका साइज काफी कम होता है। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट में उन्होंने ये बोला कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसमें होल द मास ऑफ एटम लिव्स देयर। आई मीन से जितना भी मास होता है वो सारा वहीं पे प्रेजेंट रहता है। क्लियर,
सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफाइंड ऑर्बिट्स में। और थर्ड उन्होंने बताया दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ऑल्सो एक बात है जो आपको नोट करने की है, दैट रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट हिज मॉडल ऑफ एटम वाज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया, उसका जो मॉडल है एटम का वो किससे सिमिलर है, सोलर सिस्टम से। बिकॉज इन द सोलर सिस्टम द डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या होता है, सोलर प्लैनेट जो सोलर सिस्टम है वहां पे जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेम क्या होता है, इन द सेम मैनर इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए उसने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या बोला, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोला, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड थे उनके अकॉर्डिंग उनका जो मॉडल था वो सोलर सिस्टम के मॉडल से मैच करता था। क्लियर। अब आती है बात, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया हमने कि उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन करी, उनके बेसिस पे उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे, उनके बेसिस पे उन्होंने 3 थ्योरी दी है, 3 पॉइंट्स में थ्योरी दी अपनी। बट अब बात आती है जो रदरफोर्ड है उसके मॉडल की लिमिटेशंस क्या थे। Any charged particle when accelerated is expected to radiate energy। कोई भी चार्ज पार्टिकल, नो मैटर वो कौन सा पार्टिकल है, बट यदि वो एक्सीलरेशन करता है, वो एक्सीलरेट होता है, तो क्या करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करता है। To remain in a circular orbit, the electron would need to undergo acceleration। Obviously, यदि circular orbits में electrons को revolve करना है, electrons को वहाँ पे रहना है, तो क्या होगा, वो acceleration करेंगे obviously। Therefore, it would radiate energy। अब acceleration होगा तो energy radiate होगी। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे और क्या करेंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। They will finally fall into the nucleus। But if this was so, यदि ऐसा होता, the atoms should be highly unstable। जो एटम्स है वो हाईली अनस्टेबल होते, therefore मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। उनके अकॉर्डिंग क्या होता कि मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो गए। अभी सपोज करो सारे प्लैनेट्स सन में फॉल डाउन हो जाए, सन में गिर जाएं, तो क्या होगा, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी ना उनकी। तो सेम तो मैटर की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी यदि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाए। तो उनका ये जो थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन। Also, Rutherford's model could not explain the distribution of electrons in extra nuclear portion of the atom। जो हमारे एटम होते हैं उनके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यही थी हमारी जो रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन थी। सो इट्स टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। Which observation led Rutherford to conclude that nearly all mass of an atom is concentrated within the nucleus? कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जिसने जो रदरफोर्ड था, जो रदरफोर्ड थे उनको ये कंक्लूड करने पे लाया दैट कि सारा मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम। So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, when Rutherford observed that very few alpha rays rebound completely, he concluded that nearly all mass of an atom is concentrated within the nucleus। Rutherford ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत ही few alpha rays हैं जो rebound हो जाती है completely, that is 180 डिग्री के एंगल से rebound हो जाती है। इसी से उन्होंने क्या conclusion निकाला कि जो मास है एटम का वो कितना होता है, वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो काफी छोटा सा पोर्शन होता है जो एटम के साइज के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। तो क्लियर हुआ कौन सी ऑब्जर्वेशन शो करती है ये वाली चीज, दैट व्हेन द रदरफोर्ड ऑब्जर्व that very few alpha rays rebound completely, he concluded that nearly all the mass of an atom is concentrated within the nucleus। So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में स्टडी किया। हमने देखा उन्होंने गोल्ड फाइल ली थी, गोल्ड को हम इजीली थिन कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने उससे क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबली चार्ज हीलियम आयंस थे उनकी बम्बार्डमेंट कराई। बम्बार्डमेंट के बाद उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन करी कि कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे पुट फॉरवर्ड किया, एंड आफ्टर दैट ही कंक्लूडेड the model of the atom. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.